नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोस की स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि क्या भारत चीन की तरह वर्ल्ड्स फैक्ट्री के रूप में बदल सकता है। पिछले हफ्ते एप्पल ने भारत में अपना नवीनतम फोन मॉडल आईफोन 14 बनाने की योजना की घोषणा की, जो कंपनी की चीन के बाहर मैन्युफैक्चरिंग में डाइवर्सिफाई करने की रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। एनालिस्ट्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बहुत जल्द आईफोन 14 के उत्पादन का 5% इस साल देश में स्थानांतरित होने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट बैंक जेपी मॉर्गन के विश्लेषकों का कहना है कि 2025 तक कंपनी द्वारा बनाए गए सभी आईफोन्स का एक चौथाई भारत में उत्पादित किया जा सकता है। एप्पल 2017 से ही दक्षिणी भारतीय राज्य तमिलनाडु में आईफोन्स का निर्माण कर रहा है, लेकिन भारत में अपना फ्लैगशिप मॉडल बनाने का निर्णय एक उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि बीजिंग और वाशिंगटन के बीच व्यापार तनाव कम होने के कोई संकेत नहीं है। यह कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला डी रिस्किंग की पृष्ठभूमि में भी महत्व रखता है, जो चीन की शून्य कोविड नीति के कारण चल रहा है। चाइना प्लस वन बीजिंग के महामारी को मिटाने के लिए कठोर दृष्टिकोण ने इंडस्ट्रियल लॉकडाउन्स और मैसिव सप्लाई चेन्स में व्यवधान पैदा किया है। एज अ रिजल्ट, ग्लोबल कंपनीज तेजी से प्लस वन स्ट्रैटेजी को अपना रही है या अपनी सप्लाई चेन्स को फिर से ओरिएंट करने के लिए अकेले चीन में निवेश करने से परहेज कर रही हैं। लॉजिस्टिक्स कंपनी डीएचएल के सप्लाई चेन बिजनेस के सीईओ ऑस्कर डी बोक ने बीबीसी को बताया कि अब कंपनियां चीन की नीति में बदलाव के लिए बैठने और इंतजार करने को तैयार नहीं है, या अपनी सोर्सिंग जरूरतों के लिए एक ही जगह से सारा रिस्क नहीं ले सकती है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनके पास 2 या 3 विकल्प हों। मिस्टर डी बोक ने कहा, ओमनी सोर्सिंग के भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों में स्पष्ट लाभार्थी थे। मिस्टर डी बोक अगले 5 वर्षों में डीएचएल की वेयरहाउसिंग क्षमता और हेड काउंट को दोगुना करने के लिए $49 मिलियन के निवेश की घोषणा करने के लिए भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में थे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबद्धता आंशिक रूप से मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश की ग्रोथ से प्रेरित थी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार उन कंपनीज को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दे रही है जो भारत को अपना उत्पादन केंद्र बनाने की इच्छुक है। इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई योजना के हिस्से के रूप में माइनिंग कॉन्ग्लोमरेट वेदांता रिसोर्सेज ने ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन के सहयोग से भारत में अर्धचालक संयंत्र स्थापित करने के लिए करीब $20 बिलियन का निवेश निर्धारित किया है। वेदांता रिसोर्सेज के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने पिछले महीने कहा था कि दुनिया चीन प्लस वन रणनीति अपनाने की सोच रही है और भारत स्पष्ट रूप से एक स्वीट स्पॉट पर है। एडवांटेज फॉर इंडिया। भारत, जो एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए खुद को एक आकर्षक मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार और भरपूर कम लागत वाली प्रतिभा है। जीडीपी की ग्रोथ हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ 6 से 7% की रेंज में है, जो दुनिया के कई अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत मामूली है। भारत इस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है। लगभग एक दशक तक $300 बिलियन के बॉलपार्क पर स्थिर रहने के बाद इसका मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट $400 बिलियन का आंकड़ा पार कर गया है। फिस्कल रिलैक्सेशन के अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का प्रशासन भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन्स में और अधिक गहराई से एकीकृत करने के लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को भी एक बड़ा धक्का दे रहा है और एक बेहद धीमी गति से बातचीत करने वाले पार्टिसिपेंट के रूप में अपनी छवि को बदल रहे कारोबारियों ने इन पहलों का स्वागत किया है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रेड लिबरलाइजेशन के लिए भारत का दृष्टिकोण 3 कदम पीछे और 1 कदम आगे रहा है। बाजार पहुंच में सुधार और टैरिफ को कम करने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर करने की हड़बड़ी के साथ साथ आत्मनिर्भरता और कम से कम 3000 वस्तुओं पर शुल्क बढ़ रहा है, जिनमें से कई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में की इनपुट पर है। प्राइवेटली कई फॉरेन कंपनीज भी समान अवसर की कमी और बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म के बारे में शिकायत करती हैं। स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनीज भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को
भारत की बिजंटाइन ब्यूरोक्रेसी नेविगेट करने में मुश्किल हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि वास्तव में भूमि अधिग्रहण और त्वरित लाइसेंसिंग पर डिसरप्टिव रिफॉर्म्स इल्यूसिव रहे हैं और विकट बुनियादी ढांचा एक प्रमुख स्टिकिंग पॉइंट बना हुआ है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के निदेशक मिहिर शर्मा कहते हैं, एप्पल निश्चित रूप से अब तक एक सफलता की कहानी है, लेकिन भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए न केवल बिग टिकट टाइटल हथियाने वाले निवेश की आवश्यकता होगी, बल्कि एमएसएमई के लिए एक सहायक पारिस्थितिकी तंत्र की भी आवश्यकता होगी। ये बताना जल्दबाजी होगी कि क्या ये सभी निवेश बड़े पैमाने पर किए जाएंगे और क्या वे समय के साथ टिकाऊ होंगे। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि एमएसएमई जो भारत के मेजॉरिटी वर्कफोर्स को रोजगार देते हैं, को मोटे तौर पर पीएम मोदी की फाइनेंशियल स्टिमुलस प्लान से बाहर रखा गया है। ओआरएफ के अनुसार कपड़ा और परिधान को छोड़कर यह योजना अन्य लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को कवर नहीं करती है, जो भारत को एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की +1 स्ट्रैटेजी का सार्थक लाभ उठाने और हर साल कार्यबल में शामिल होने वाले 12 मिलियन भारतीयों के लिए रोजगार पैदा करने में सक्षम बनाती है। मिस्टर शर्मा कहते हैं कि भारत को अपने कार्यबल को बढ़ाने और अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होने के लिए मोर वेलकमिंग बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की आवश्यकता होगी। थाईलैंड, वियतनाम और दक्षिण कोरिया सभी विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत से काफी ऊपर हैं। वियतनाम ने बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 2030 तक का मास्टर प्लान भी बनाया है। कंक्लूजन हाइनरिच फाउंडेशन के रिसर्च फेलो एलेक्स कैपरी कहते हैं कि इन समय की चुनौतियों के बावजूद भारत इस ऐतिहासिक अवसर का लाभ उठाने के लिए पहले से कहीं बेहतर स्थिति में है। उनका कहना है कि भारत कुछ की कॉन्सेंट्रेटेड नोड्स दक्षिणी राज्य जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना और नॉर्थ में नेशनल कैपिटल रीजन के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण द्रव्यमान विकसित करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी चीन से अलग हो गए हैं। इससे राज्यों के बीच कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के युग की शुरुआत होने की संभावना है। मिस्टर कैपरी कहते हैं कि भारत फ्रेंड शोरिंग व्यवस्था के तहत ताइवान की टेक कंपनियों को देश में स्थानांतरित करने की क्षमता से भी लाभान्वित हो सकता है। So is this the tipping point? Capri says, one of my Indian friends told me, India never misses an opportunity. But I think it's different this time.